एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए डेली रेलवे भर्ती 2024 यानी रेलवे से संबंधित आप अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये कह लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल से जरूर जुड़िए। आपको मैं डेली यहाँ पे साइंस और मैथ टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में कह रहा किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। और जहां बैठे हैं मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। तो देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टफ है, तो देख लीजिए यही एग्जाम की वास्तविकता है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है, इस बात का ध्यान देना। तो पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये भैया किसका किया जाता है, नाइट्रोजन का। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। टच मी नॉट का मतलब आप लोग सुने होंगे छुई मुई। क्या है? छुई मुई का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा ये बताना है। मिमोसा वेरुकोसा, मिमोसा लेक्सेंसिस, मिमोसा पुडिका या मिमोसा टाउनसेंडी। तो आपको बताना है कि जो आपका छुई मुई होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो क्या होता है भैया? मिमोसा पुडिका होता है। ध्यान देना, याद किए रहिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे करा पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का समूह नहीं है। ब्रायोफाइट नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, टेरिडोफाइट नहीं है या प्रोटोकार्डेटा नहीं है। तो आपको बताना है पौधों के देखिए 5 समूह होते हैं। एक कौन सा पौधे का समूह नहीं है ये आप लोगों को बताना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो कौन सा नहीं है भैया? प्रोटोकार्डेटा जो है उस 5 समूहों में नहीं आता, इस बात का ध्यान देना। आता कौन-कौन सा है? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं। थैलोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइट में। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं। तो किसमें होते हैं भैया? जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ध्यान देना, यानी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड। देखिए जिम्नो मतलब कि थोड़ा सा जिस्म से रिलेटेड कर रहा है, यानी जो नग्न होते हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं जिम्नो स्पर्म। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति क्या कहलाती है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है या फोटो ट्रोपिज्म, जिसे कहते हैं घूर्णन चलन गति। तो आपको बताना है सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति क्या कहलाती है भैया? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग देखिए जरूर लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। तो बताना है अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा होता है भैया? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए 5 स्टार लगा लो क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम या लयन का, राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी का है। तो देखिए आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रट लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है। पर्णहरित वर्णक देखिए राइबोसोम,
सूत्रकणिका, लयनका, लाइसोसोम या हरित लवक। तो देखिए पर्णहरित वर्णक किससे रिलेट कर रहा है? हरित लवक से। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यूज़ आप कॉमन सेंस पे भी काम कर जाएँगी आपकी, इस बात का ध्यान देना। यानी पर्णहरित वर्णक कोशिका के किस घटक में उपस्थित है? तो हरित लवक में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, अंतःकोशिकता के द्वारा जो है या अवशोषण के द्वारा। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कई बार पूछा गया है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो भैया ये विसरण के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस अणु को कोशिका की मुद्रा ऊर्जा कहा जाता है? पायरुविक अम्ल को कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, एडीपी को कहते हैं या एटीपी को कहते हैं। तो किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? किसको कहते हैं? एटीपी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, अब्सिसिक एसिड या गिबरेलिन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा देता है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन देता है भैया? साइटोकाइनिन देता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं या सेल्यूलोज कहते हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या कहते हैं भैया? उसको काइटिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डीएनए का एक भाग है। ऐसा कौन सा है इसमें जो डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएनए का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रोटीन की जानकारी को जो है प्रदान करता है? गुणसूत्र है, केंद्रक है, लक्षण है, जीन है। तो हमें पता है बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? कोई गुणसूत्र नहीं मारेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जीन। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? अंत्यावस्था, पश्चावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था। तो आपसे कह रहा है मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या करता है? ये मध्यावस्था करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए रिलेट कर लेंगे तो भी मध्यवर्ती पट्टिका है तो इसका मतलब मध्यावस्था। क्लियर है? समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 राइबोसोम बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, पूछा जा सकता है। राइबोसोम क्या बनाता है? स्टार्च, वसा, प्रोटीन, लिपिड। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं भैया? प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा एक अवृंत प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है? सरीसृप है, पक्षी है, प्रवाल है, स्तनपायी है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा भैया? प्रवाल है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, हेलोफाइटा, आवृतबीजी, टेरिडोफाइटा। देखिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान देना, लेकिन पूछे गए हैं तो जो मुश्किल से मुश्किलों का डट के सामना करेगा वही सफल होगा, ध्यान देना। तो रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है भैया? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए आसान पढ़ने से केवल आपका मजा आ सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान देना। वो भी खास करके आरआरबी एनटीपीसी में कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी हैं? निमेटोडा, मोलस्का,
आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो आपसे कह रहा है कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी हैं? तो कौन से हैं भैया? आपका इकाइनोडर्मेटा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? प्रोटिस्टा में, कवक में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। तो 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो किस में पाई जाती है भैया? एनिमेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कौन-सा संभवतः जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? यानी आपको बताना है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन-सा है? मोलस्का है, एनेलिडा है, इचिनोडर्मिटा है या आर्थ्रोपोडा है? तो आपको बताना है कि कौन-सा है जो संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन-सा भैया? आर्थ्रोपोडा है। इसको याद किए रहिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्नलिखित में से कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? समुद्री साहिब, केचुआ, घोंघा, प्रवाल। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है भैया? प्रवाल आता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को किस जगत में वर्गीकृत किया था? 4 में, 5 में, 3 में, 6 में। तो आपको बताना है कैवेलियर स्मिथ ने जीवों के कौन से जगत में वर्गीकृत किया था? तो कितने में किया था भैया? 6 में किया था। ध्यान देना ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से, हेलोफाइटा से या आवृतबीजी एंजियोस्पर्म से या ब्रायोफाइटा से? तो बताना है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से ये संबंधित है? इंपॉर्टेंट है भैया, थाइलोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है संवहनी ऊतक वाले पहले स्थलीय पादप कौन से थे? ब्रायोफाइट, हैलोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा। बताना है संवहनी ऊतक वाले पहले स्थलीय पादप कौन से थे? तो कौन से थे भैया? टेरिडोफाइटा थे। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आज के सफर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसे संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है, ये भी सही है। मांस फुनारिया और मर्चेंटिनिया ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है, ये भी सही है। इसके पहले वाले मैंने आपको बताया था। तो कौन-सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। बाकी आज से मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो में डेली मैथ और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टाइप है, वो डेली मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।